Hello everyone, welcome to your another video of your BST. In this we are studying about the departmental budgets. In the last video in the departmental budgets we have known about production budget and sales budget. Now we will know about the cash budget and the remaining other departmental budgets. First is the cash, the third one is the cash budget. इसके पहले हमने departmental sales budget और उत्पादन बजट और विक्रय बजट इन दोनों के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं पूंजीपत व्यय का बजट। पूंजीपत यानी कि कैश का बजट। Cash budget is the last of all the budgets, and this budget gives the estimate of cash receipts and payments. Cash receipts generally include cash sales, amount received from debtors, income from investments, advance payments from customers, sales of property, etc. And cash payments include cash purchase, payment of credit purchases, payment of salaries and wages, payment of interest, payment of bonus, purchase of properties, etc. The information about surplus and deficiency budget is obtained by differences of cash receipts and cash payments. In case of deficiency in cash, it is sought to overcome by taking loans or by issuing shares. किसी भी जब डिपार्टमेंटल बजट बनता है तो सबसे लास्ट में बनता है कैश बजट। कैश बजट में कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स इन दोनों के बारे में देखा जाता है। इन दोनों का एस्टिमेशन किया जाता है कि कैश रिसिप्ट्स कहाँ से, सेल्स से कैसे कितने कैश मिल सकते हैं, डेबिटर्स से कितना कैश हमें वापस मिलने वाला है, इन्वेस्टमेंट्स में इनकम क्या होने वाला है, एडवांस पेमेंट्स कहाँ और किस तरह से किन लोगों से हम एडवांस पेमेंट्स ले सकते हैं, कस्टमर्स किनके पास से हम एडवांस पेमेंट ले सकते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टी का सेल होने से कितना अमाउंट हमें मिल सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे इंफॉर्मेशन कैश बजट में एस्टिमेशन में डाले जाते हैं। उसी तरह से कैश पेमेंट्स भी होते हैं। कहीं जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जब रॉ मटेरियल खरीदती है तो उसके लिए कैश पेमेंट्स भी होता है एंड क्रेडिट पेमेंट्स भी होते हैं। क्रेडिट परचेजेस को भी कैश बजट में डाला जाता है। इसके बाद में सैलरीज दी जाती है, वेजेस दिए जाते हैं, इंटरेस्ट पे किया जाता है, कई बार वर्कर्स को बोनस दिया जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी जाती है। इन सब के लिए जो कैश पेमेंट होता है उसे कैश बजट में ही इंक्लूड किया जाता है। और इसके डिफरेंस को अगर कैश डेफिशिएंसी होती है, मान लीजिए जितना कैश आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में उससे कम आ रहा है और पेमेंट्स अधिक करने हैं, तो अलग अलग तरह के लोन्स या कुछ दूसरे स्कीम से शेयर्स इश्यू करके इस तरह से उसको ओवरकम किया जाता है। इस तरह की जो प्लानिंग होती है इसे कैश बजट कहते हैं। देन द नेक्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। दिस बजट प्रेजेंट्स द कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जिसे पूंजीगत व्यय बजट कहते हैं। कैश बजट जो था वो रोकड़ा बजट था। Capital expenditure budget. This budget presents the future capital expenditure. The investment made in machines, buildings, etc. comes under this. The expenditure in this budget is high and a long gestation period to yield. Hence, this budget preparation requires high care. Capital budget में क्या कहाँ capital investment हो रहा है, किस तरह की मशीनरी में भी इन्वेस्टमेंट होता है, बिल्डिंग्स भी खरीदे जाते हैं। बिजनेस जब होता है तो अलग अलग तरह की मशीनरी खरीदी जाती है, अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स भी लीज पे लिए जाते हैं या खरीदे जाते हैं। इस तरह के जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एंड ये इसको खरीदने में भी काफी लंबा वक्त लगता है एंड इसके लिए इसकी तैयारी इसीलिए बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स का लेन देन होता है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। इसके बाद में आता है हमारा पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, जिसे हम रिसर्च शोध एवं विकास का बजट कहते हैं। दिस बजट मेक्स एन एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द न्यू प्रोडक्ट्स। हम मार्केट में देखते हैं बार बार नए नए तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जो रिसर्च होता है कि कैसे शोध होता है कि किस तरह के नए प्रोडक्ट्स लाए जाए, उस पर शोध करने में भी बहुत खर्चा होता है। तो उस खर्चे की जो प्लानिंग होती है उसे रिसर्च बजट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद में अब तक हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल बजट। अब हम देखते हैं मास्टर बजट। व्हाट इज दैट मास्टर बजट? Master budget is not related to any particular activity but is for the entire enterprise. In other words, all the departmental budgets are included in it.
With the help of this budget, the possible amount of profit can be known by making total income and expenditure. If the amount of estimated profit falls short of the predetermined amount, the process of preparing the budget is to be repeated and changes to be made in all the budgets. ये कोई एक पर्टिकुलर शाखा के लिए नहीं होता है, जितने भी डिपार्टमेंटल बजट्स बनाए गए हैं उन सबको जब मिला दिया जाता है तब ये मास्टर बजट के रूप में आता है। मास्टर बजट से ही एक्चुअल में कितना प्रॉफिट होने वाला है ये पता चलता है, क्योंकि मास्टर बजट के अंदर टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाते हैं। हर डिपार्टमेंटल में जितने इनकम हुई है या हर डिपार्टमेंट को मिला करके जहां से इनकम होना है, कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको मिलाने के बाद में टोटल में कितना पूरी तरह से कितना इनकम हो रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके डिफरेंस को ही हम प्रॉफिट कहते हैं, जो बहुत बिजनेस में रहने वाले हर कोई जानते हैं। तो अगर प्रॉफिट जितना सोचा गया है, जितना उसका अनुमान लगाया गया था, उससे कम होता है तो फिर से पूरे बजट को दोबारा बनाया जाता है एंड काफी सारे बदलाव लाए जाते हैं ताकि जो प्रॉफिट सोचा गया है उसको किस तरह से लाया जा सके। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मास्टर बजट। मास्टर बजट बनाने के फायदे क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैन बी नोन बाय मेकिंग एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अनुमान प्रॉफिट का अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाता है जब मास्टर बजट बनता है, क्योंकि उसमें हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना इनकम होने वाला है और कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है ये इसका अंदाजा लगा लिया जाता है। Then it establishes coordination among all the departmental budgets. एंड सारे डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट के बजट्स के बीच में भी ये एक समन्वय बैठाता है ताकि सारे डिपार्टमेंट के जो भी बजट्स है वो एक प्रॉपर वे में बन सके एंड प्रॉफिट तक पहुंचा सके, बिजनेस को प्रॉफिट तक पहुंचा सके। Then the next point is by making estimates of assets and liabilities, a balance sheet can be made. जब बजट बना रहे मास्टर बजट बना रहे हैं तो एसेट्स और लाइबिलिटीज का भी एस्टिमेशन बनाया जाता है, जिससे कि बैलेंस शीट बनाना आसान हो जाता है। Then the fourth point is it clarifies in a better way the objectives of enterprises and the activities to be undertaken to achieve those objectives. जब बजट बना होता है तो एंटरप्राइज का क्या उद्देश्य है इसको अच्छे से समझा जा सकता है एंड उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किस तरह से एक्टिविटीज को करने हैं ये भी अनुमान लगा करके उसके अकॉर्डिंगली काम को करने का प्लानिंग किया जा सकता है। देन अब हम देखते हैं इसके बाद में रिक्विजिट्स फॉर द सक्सेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। किस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए जिससे कि बजटरी कंट्रोल जो है बहुत अच्छे से बन सके एंड सक्सेसफुल हो सके। बजट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बजट को उस तरह के लोगों के साथ में करवाना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी को लेकर के बहुत सही तरीके से बजट की प्लानिंग कर सकते हैं, जिनको उसके बारे में नॉलेज पूरा होता है। Then budgets must directly flow from objectives of enterprise and goals must be clearly defined. जब तक ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य एंटरप्राइज के उद्देश्य साफ तरह से नहीं समझ में आएंगे, बजट को डायरेक्ट बनाना मुश्किल होता है। इसीलिए उन्हीं लोगों से बजट बनवाने चाहिए जो लोग एंटरप्राइज के उद्देश्यों को और उनकी प्राप्ति के लिए करने वाले कामों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। Then the third point is budget must be prepared for the appropriate period, keeping in view the changing complexities, business strategies, and the type of budget to be prepared. Short-range budgets are up to 1 year. Cash budget, revenue, and expense budget are for the short term. Capital expenditure budget and research and development budget are for long-term budgets. बजट को हमेशा एक साल का ही शॉर्ट टर्म के लिए बनाए जाते हैं, जो एक साल तक उसका टाइम पीरियड मालूम होना चाहिए कि इतने टाइम, क्योंकि बिजनेस में टाइम टू टाइम काफी सारे बदलाव आते रहते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते रहते हैं एंड बिजनेस में की स्ट्रेटेजीज में भी बदलाव आते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म बजट बनाए जाते हैं जो कि सिर्फ एक साल का होता है, जिसके अंदर कैश बजट, रेवेन्यू बजट एंड एक्सपेंसेस बजट आते हैं। इन सबको शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट को और रिसर्च डेवलपमेंट बजट को लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है, क्योंकि रिसर्च को करने में भी वक्त लगता है एंड उस एक्सपेंडिचर को उसके ऊपर जो खर्चा होने वाला है उसको भी निकालने में भी वक्त लगता है। इन दोनों चीजों को इसीलिए कैपिटल एक्सपेंस, जिसमें पहले बहुत अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर बजट और रिसर्च बजट को लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। Then the fourth point is key or limiting factors must be located.
Usually sales is the limiting factor, but in exceptional cases equipment availability and raw materials may determine the entire activity. लिमिटेशन फैक्टर का भी मालूम होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कितना सेल्स होगा उसके आधार पर ही बाकी चीजें भी डिपेंड करती है। अधिकतर सेल्स जो है वही एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, बट कई जगहों में कभी कभी रॉ मटेरियल का अवेलेबल होना भी लिमिटिंग फैक्टर को तय करता है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। इसीलिए वो भी तय करता है कि बजट को किस तरह से बनाया जाए। Then responsible manager should be consulted and associated with budget work. एंड जिस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स जिम्मेदार होते हैं उन लोगों के साथ में बात करके ही उनको बजट के काम में इंक्लूड करके ही बजट को बनाना चाहिए। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज बजट शुड बी फ्लेक्सिबल। इफ एक्चुअल बिजनेस कंडीशंस चेंजेस शुड बी पॉसिबल टू रिकास्ट। बजट को इस तरह से बनाना चाहिए कि उसमें कुछ बदलाव अगर जरूरी हो बिजनेस के हालात के अनुसार, तो ये बदलाव पॉसिबल हो सके, इस तरह से बजट को बनाना चाहिए। Then the next point is budget is greatly helped if there is system of standard costing is used. One of the aim is to eliminate unnecessary losses or wastages. बजट बनाने का एक और उद्देश्य क्या होता है कि अननेसेसरी वेस्टेज नहीं होने से जितने रॉ मटेरियल या जितने लेबर की जरूरत है या जितने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जरूरत है उतना ही मटेरियल को यूज किया जा सके एंड अननेसेसरी लॉसेस को रोकने के लिए भी बजट को बनाया जाता है। देन सफिशिएंट टाइम शुड बी अलाउड फॉर बजट प्रिपरेशन। एंड बजट प्रिपरेशन हड़बड़ में या जल्दी जल्दी नहीं बनाई जानी चाहिए, पूरा वक्त लेकर के सारी चीजों को एनालाइज करके फिर बजट का प्रिपरेशन होना चाहिए। देन बजटरी कंट्रोल इज सपोर्टेड बाय रेगुलर ऑर्डरली एंड प्रॉम्प्ट सिस्टम। सारे सिस्टम को एकदम ऑर्डरली रेगुलरली करने वाले कामों को लेकर के ही बजटरी कंट्रोल को करना चाहिए। These are the things which are necessary for making a proper budget. Then next point we will come to break-even analysis. What is break-even analysis? In broader sense, study and relationship senses, break-even analysis refers to study and relationship between cost, volume and profit at different levels of sales. Break-even analysis है क्या? तो अगर बहुत बड़े पैमाने पे देखा जाए तो कॉस्ट वॉल्यूम, जितना प्रोडक्शन का कॉस्ट है, एंड प्रॉफिट, इनके बीच के जो लेवल का सेल्स का जब तक सेल होता है तो सेल के बाद जो प्रॉफिट आएगा, सेल्स लेवल और कॉस्ट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच के अंतर को ही बीच में जो एक पॉइंट आती है जहां आकर के सेल्स भी एक स्टैंडर्ड में रुक जाते हैं, उस पॉइंट को ही ब्रेक इवन एनालिसिस, उसके जो अंतर को पहचानते हैं उसे हम ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। क्योंकि हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट वेरी करता रहता है, जब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो उसका कॉस्ट वेरी करता जाएगा, लेकिन प्रॉफिट सेल्स के अकॉर्डिंगली बदलता है। तो इन दोनों के स्टडी करने के जो तरीके हैं उसको ही ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। और अगर बहुत शॉर्ट में नैरो सेंस में देखा जाए, ब्रेक इवन एनालिसिस रिफर्स टू टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग दैट लेवल ऑफ ऑपरेशन वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल एक्सपेंसेस। अगर उसको बड़े पैमाने में देखते हैं तो हम अंतर को देख रहे हैं, अगर उसको छोटे पैमाने में देखते हैं तो जो इनकम होने वाली है, जो उस पॉइंट को देखते हैं जहां इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हो जाते हैं। बिजनेस में एक वक्त के बाद में प्रोडक्शन जब होता है, एक लेवल के बाद एक ऐसी परिस्थिति आती है, एक ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट आता है जहां पे टोटल रेवेन्यू, जितनी कमाई हो रही है वो टोटल एक्सपेंसेस के बराबर हो जाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला स्टेज आ जाता है। देन और अगर सादी सी सिंपल सी भाषा में देखते हैं, इट इज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑपरेशन। इट इज एन एनालिसिस ऑफ interrelationship between costs, volume and profit, and also known as costs, volume, profit analysis. Organizations generally incur two costs, fixed cost and variable cost. Fixed costs are those and include irrespective of production, and variable costs which are with volume of production or sales such as labor, material, overheads, etc. और अगर सिंपल सी भाषा में हम देखते हैं, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस लेवल है उसे ही हम ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। इसमें इंटर रिलेशनशिप देखा जाता है दोनों में कि कॉस्ट वॉल्यूम, जो बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रहा है, एंड प्रॉफिट, ये कैसा हो रहा है, कितना आ रहा है, कितने बनाने से कितना अधिक प्रॉफिट आ रहा है या कम बनाने से कितना कम प्रॉफिट में कितना अंतर आ रहा है। इन सब चीजों को जानने का जो काम करते हैं उसे ही कॉस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। कॉस्ट और प्रॉफिट के बीच का जो एनालिसिस है,
एंड ऑर्गेनाइजेशंस में अधिकतर दो तरह के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि वो इररेस्पेक्टिव उसके प्रोडक्शन से उसे कोई लेन देन नहीं होता है, प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कॉस्ट तो होगा ही। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन के ऊपर और सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये बदलता रहता है, इसीलिए इसे जिसमें लेबर भी इंक्लूडेड रहता है, मटेरियल इंक्लूडेड रहता है एंड ओवरहेड्स, इसलिए इन सबको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सो दिस वाज द डेफिनेशन एंड मीनिंग